सभी को नमस्कार। भारतीय साहित्य की कम से कम 10,000 वर्षों की सुविदित समृद्ध परंपरा है। इस साहित्य परंपरा में बड़े बड़े मनीषी आचार्य हुए, दार्शनिक चिंतन से संपन्न शास्त्र लिखे गए, आचार्यों ने मौलिक चिंतन से युक्त कृतियों का प्रणयन किया और महाकवियों ने मनोहारी काव्य भी लिखे। इस परंपरा में ऐसे भी प्रखर प्रतिभाशाली आचार्य हुए जो कवि भी थे और उनका कवि रूप भी उतना ही स्पृहणीय रहा है जितना उनका आचार्यत्व महनीय रहा है। तत्काल मुझे नाम याद आ जाते हैं आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, नैषधकार श्रीहर्ष। ये ऐसे आचार्य और कवि हैं जो सिद्धांतकार और चिंतक के रूप में जिन शिखरों का स्पर्श करते हैं, कवि के रूप में भी उतनी ही ऊंचाइयों का आरोहण उनकी प्रतिभा करती है। ऐसा लगता है कि इन मनीषियों का कवित्व और उनका आचार्यत्व एक दूसरे से होड़ बदकर एक दूसरे को चमकाते हुए चलते हैं। आधुनिक काल में हम देखें, ये तो प्राचीन काल के महान आचार्य हैं। शताब्दी, अभिनवगुप्त 11वीं शताब्दी और नैषधकार श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी। ये दिग्गज आचार्य हैं, बड़े चिंतक हैं और इनकी कविताएं यदि देखते हैं तो लगता है कि अद्भुत कवि हैं, अनोखे कवि हैं ये तीनों ही। और नैषधकार श्रीहर्ष तो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में गिने ही जाते हैं, पर आनंदवर्धन कवि के रूप में अधिक जाने गए अपने जीवन काल में। और 11वीं शताब्दी में कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कवि के रूप में ही उनका स्मरण किया है। यह तो कहा ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जाना चाहिए कि कवि के रूप में उनकी उपलब्धियां छोटी थीं, इसलिए आचार्य के रूप में वे अधिक सम्मानित और सुविदित हुए, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त। समाज को, शिष्य परंपरा को उनके चिंतन की, उनके आचार्यत्व की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए आचार्य के रूप में प्रचार प्रसार उनका अधिक हुआ। कवि रूप कम जाना गया, पर कवि रूप अत्यंत उज्जवल और महनीय है आनंदवर्धन का, अभिनवगुप्त का। आधुनिक काल में यदि हम आए तो रविंद्रनाथ टैगोर को देखते हैं। वे बड़े दार्शनिक हैं, विचारक भी हैं, गद्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार भी हैं और कवि भी हैं। उनका आचार्यत्व और कवित्व ये दोनों गलबाही करते हुए चलते हैं। कुछ आचार्य कवियों में तो ऐसा लगता है जैसे कि आचार्यत्व और कवित्व दोनों होड़ बदकर एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हों। नैषधकार श्रीहर्ष में ऐसा लगता है। उनका आचार्यत्व इतना प्रखर हो जाता है और उनका कवित्व भी उससे अधिक प्रखर होने लगता है। कौन आगे बढ़ गया कहना कठिन हो जाता है। कुंतक की शब्दावली में यह परस्पर स्पर्धादि रोह है। एक दूसरे से स्पर्धा, कंपटीशन करते हुए आचार्यत्व और कवित्व जैसे एक दूसरे को मात देते हुए लगते हैं। रविन्द्रनाथ में दोनों गलबाही करके चलते हैं। उनका गद्य कवित्वमय हो जाता है। उनका जो चिंतन प्रधान लेखन है उसमें कविता आ जाती है। उनकी कविताओं में दर्शन समा जाता है, आलिंगन करने लगता है। वैचारिक लेखन में कविता तरलित होने लगती है। कुछ ऐसी ही स्थिति हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ है। उनके संबंध में यह कहना कठिन है कि वे एक सर्जक के रूप में अधिक बड़े हैं या वे एक आचार्य के रूप में अधिक बड़े हैं। उपन्यास यदि हम उनके देखते हैं, ललित निबंध यदि देखते हैं और उनका जो वैचारिक लेखन देखते हैं जिसके लिए वो विशेष रूप से जाने भी जाते हैं, तो कहना कठिन हो जाता है कि कहाँ उनकी उपलब्धियां अधिक प्रशस्य हैं। रामविलास शर्मा पर मैंने चर्चा की है पिछले कुछ वीडियोस में अपने इस चैनल पर।
रामविलास शर्मा कवि भी रहे हैं। तार सप्तक में उनकी कविताएं सबसे पहले संकलित की गई थीं। 2 कविता संकलन भी उनके प्रकाशित हुए। उनकी कुछ कविताएं पढ़ते हुए ऐसा ही लगता है कि एक संवेदनशील कोमल मानस के वे कवि हैं। और तर्केषु कर्कश धियो वयमेव नान्ये, काव्येषु कोमल धियो वयमेव नान्ये। यह जो हमारे पुरखों ने कहा था, हमारे आचार्यों ने, जो कवि भी थे, उन्होंने अपने लिए कहा कि हम ही हैं जो कि तर्क में उतने कर्कश प्रखर हो जाते हैं, और हम ही हैं जो कविता में इतने कोमल हो जाते हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं, और कोई नहीं, हम ऐसे हुए। ऐसा भारतीय परंपरा के मनीषी कहते हैं। तर्क में प्रखर 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 बुद्धि वाले भी हम, कविता में सुकुमार मति वाले भी हम। लगभग इस उक्ति को रामविलास शर्मा अपने लेखन में, रचना में चरितार्थ करते हुए लगते हैं। यद्यपि कवि के रूप में उनकी चर्चा अब बहुत कम होती है, पर इसका यह कारण नहीं है कि वे कवि अच्छे नहीं थे। इसके अन्यान्य कारण होते हैं, जैसा अभिनव गुप्त के साथ हुआ। अभिनव गुप्त तो चाहते भी थे कि कविताएं भी उनकी पढ़ी जाएं। वो तो अपनी कविताएं उद्धृत करते हैं कि मेरी भी तो कविता है, और अद्भुत कविताएं उनकी हैं। विजय मोहन शर्मा रामविलास शर्मा के सुपुत्र हैं। संस्कृत के प्रश्न और रामविलास शर्मा, यह पुस्तक विजय बहादुर सिंह और मेरे संपादन में निकली। उसमें उनका एक बहुत लंबा लेख रामविलास शर्मा के कवि कर्म पर प्रकाशित है। उन्होंने वर्षों तक अपने पिता को देखा है, कवि किस तरह से वे बने, गांव में अपने बचपन में, उसका लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनका कहना ही यह है कि रामविलास शर्मा मूलतः कवि थे, आचार्य वे बाद में हैं, और कवि ही पहले वो रहे। यह सत्य है कि रामविलास शर्मा के भीतर एक कवि मन है, जो निरंतर उनकी साहित्य यात्रा में सक्रिय रहा। उनकी अनदेखी भी हुई उनके कवि रूप की। अनदेखी का एक कारण तो यह हो जाता है कि अब आचार्य भी यही बड़े माने जाएंगे और कवि भी यही बड़े मान लिए जाएंगे, तो कहीं तो दबाया जाए। रामविलास शर्मा बहुत तेज तर्रार समीक्षक हैं, बहुत कोमल मन के कवि भी हैं, तो जहां दबा सकते थे वहां दबाया जा सका, दबाया गया। उसके सबूत दिए हैं। इस तरह से साहित्य के महारथियों ने उनको हाशिए पर कवि के रूप में धकेलने का प्रयास किया। उसके बड़े तारीखों सहित सबूत विजय मोहन शर्मा ने अपने लेख में दिए हैं। वो बहुत महनीय लोग हैं जिनके कारण ऐसा हुआ। हो सकता है उनका दोष न रहा हो, अनजाने में ऐसा हो गया हो, जाने में हुआ हो, पर ऐसा हुआ। रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि नाम से एक किताब रामविलास शर्मा की निकली थी। उसमें 3 खंड थे। उसमें एक खंड में उनकी मौलिक कविताएं, दूसरे खंड में अनुदित कविताएं, और तीसरे खंड में प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि पर लंबा आलेख। 1956 में यह किताब प्रकाशित हुई। उसके बाद अगला उनका संकलन आया, सदियों के सोए जाग उठे। इन दोनों की कविताएं पढ़ते हैं तो लगता है कि शर्मा जी का रेंज, दायरा कवि के रूप में बहुत बड़ा है। ठेठ देशी बोली का ठाठ वे रचते हैं, अवधि का ठाठ अपनी कविता में, और कम कवियों में ऐसी पकड़ है बेसवाड़े की भाषा की, जैसी रामविलास शर्मा की कुछ कविताओं में मिलती है। और दूसरी तरफ निराला का जबरदस्त प्रभाव उन पर, और राम की शक्ति पूजा जैसी ओजस्वी समास बहुल परिष्कृत भाषा में वे क्रांति की कविताएं भी लिखते हैं। इसलिए संभावनाशील कवि रहे हैं रामविलास शर्मा। और निराला पर उनकी कविता है, कवि शीर्षक से है। एक कवि ही दूसरे कवि के बारे में इस तरह की कविता लिख सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कालिदास पर कई कविताएं लिखी, वैसी कविताएं कालिदास पर और कोई नहीं लिख सका। ये जो कविता है आधुनिक जीवन के सारे व्यत्यय और विपर्यास को निरूपित करती है, जिसके बीच आज का कवि जी रहा है।
दूसरी ओर हृदय का सारा निश्चल स्नेह कवि के लिए है, जो कि निराला है, रामविलास जी ने इसमें उड़ेल दिया है। और इतनी भावपूर्ण कविताएं युग सत्य के साथ कम लिखी जाती हैं, जैसी यह कविता है। कट गई डगर जीवन की थोड़ी रही और, इस वन में कुश कंटक सोने को नहीं ठौर। शत चरण न विचलित हों, मुंह से निकले न आह, थक कर मत गिर पड़ना ओ साथी बीच राह। थक कर मत गिर पड़ना ओ साथी बीच राह। यह कहे न कोई जीर्ण हो गया जब शरीर, विचलित हो गया हृदय भी पीड़ा से अधीर। निराला को कितने पास से देखकर, जो निराला की स्थिति है जीवन के उत्तरार्ध में, उसके साथ बहुत सहानुभूति रखते हुए ये कविता लिखी है। यह कहे न कोई जीर्ण हो गया अब शरीर, विचलित हो गया जब शरीर विचलित हो गया हृदय भी पीड़ा से अधीर। पथ में उन अमिट रक्त चिन्हों की रहे शान, मर मिटने को आते हैं पीछे नौजवान। ये एक कवि के लिए आश्वासन भी है, मानवीयता है, मानवीय संबंधों का लेखा जोखा है। दूसरी तरफ प्रकृति और मनुष्य के संबंधों की नापजोख अपनी कविता में रामविलास जी करते हैं। प्रकृति करवट लेती है, इतिहास करवट लेता है, दोनों को आमने सामने रखते हैं। वर्षा की ऋतु डोली फिर वन में पुरवाई, पुरवाई के साथ मृत्यु भी उड़ती आई। बरस रहा है जब वन में खेतों में जीवन, किसने किया इन्हीं खेतों में प्राण विसर्जन। किसकी मिट्टी पर यह खेतों की हरियाली, किसके लाल लहू की फागुन में यह लाली। इतिहास के उस दौर की साक्षी यह कविता है। अगस्त क्रांति और पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम का दौर है, उसका भी साक्ष्य देने वाली इनकी कविताएं हैं। और प्रकृति में जो आवर्तन विवर्तन हो रहा है, उसके समानांतर इतिहास के आवर्तन विवर्तन को सामने रखते हुए चलते हैं। कय्यूर के किसान पुत्रों की शहादत, बड़ी कविता, बहुत बड़े कैनवस को लेकर के लिखी गई खंडकाव्य यह है। एक पुरानी परिभाषा में कहा जाए 1946 में लिखा था, और इसी में बेसवाड़ी बोली की अनोखी छटाएं भी मिलती हैं। ऐसी इन्हीं गिनी कविताएं ही नहीं हैं, काफी बड़ी संख्या में खूबसूरत कविताएं रामविलास शर्मा की है, और विविधता बहुत है। भाषा के कई रजिस्टर्स, भाषा के कई स्तर कविता में हैं। भजनदास, श्री भजनदास की चिट्ठी है, कायदे आजम जिन्ना के नाम श्री भजनदास की चिट्ठी, यह कविता है। ठेठ बेसवाड़ी में यह कविता है, और भाषा की बानगी, बेसवाड़ी भाषा की हृदय के पूरे महा हाहाकार के साथ व्यक्त होती है। ऐसी एक कविता दारा शुकोह पर लिखी है। ऐसी कविता दारा शुकोह पर दूसरी देखने में नहीं आई। इतिहास की दारुण ट्रेजेडी, करुण क्रंदन मानवता का, दारा शुकोह में यह जो कविता है इसमें देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि दारा शुकोह लिखा है रामविलास शर्मा ने। मैं तो मुरीद हो गया। अच्छे अच्छे इतिहासकार दारा शिकोह लिखते हैं। उनको मालूम है कि औरंगजेब ने बिगाड़ करके दारा शुकोह को दारा शिकोह किया। दारा शिकोह का अर्थ मानवता से भरा हुआ सज्जन व्यक्ति होता है, शुकोह का अर्थ। और दारा शिकोह का अर्थ कुछ बीभत्स दारुण कर्म करने वाला व्यक्ति होता है। औरंगजेब ने कहा कि ये दारा शुकोह नहीं है, ये तो दारा शिकोह है। तो सब ने 400-300 साल में दारा शिकोह ही मान लिया। औरंगजेब ने जो उसको बिगाड़ा था नाम, जिन्होंने रिसर्च किया है, वो महिला औरंगजेब पर रिसर्च करती है, और कहीं दारा शुकोह लिख देती है, कहीं दारा शिकोह लिखती है। मैंने चिट्ठी लिखी कि ऐसा क्यों किया, जब तुमको मालूम है कि बिगाड़ करके औरंगजेब ने नाम दिया है, तो दारा शुकोह ही क्यों नहीं लिख दिया सब जगह। उसने कहा क्योंकि चलता है, नाम चल पड़ा है, तो चल पड़ा है तो हम क्यों मान लें। औरंगजेब ने चला दिया गलत नाम, और उसके पीछे बहुत क्रूरता उसकी है, जिसको कि नकारना चाहिए।
रामविलास शर्मा इतिहास की ये समझ रखते हैं। अच्छे-अच्छे इतिहासकार लोग दारा-शिकोह लिखते चले जाते हैं। फिर क्या आप इतिहास पढ़ा रहे हैं? अभी भी दारा-शिकोह ही कहते हैं जो दारा-शिकोह का बड़ा पुनरुद्धार करना चाहते हैं, दारा-शिकोह का। तो दारा-शिकोह को सामने लाइए जो रामविलास शर्मा करते हैं। तो ये जो दुष्प्रचार है, कालिख पोती गई दारा-शिकोह के नाम पर, दारा-शिकोह को दारा-शिकोह बना करके उसको आतंकित करने वाला और बीभत्स कर्मा ये अर्थ दिया गया। उकार से इकार लगा देने से फारसी में अर्थ का अनर्थ इस प्रकार से हो जाता है। जो औरंगजेब के समय से अनर्थ हुआ, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। इतिहास की कई भूलों को दुरुस्त किया रामविलास शर्मा ने अपने इतिहास संबंधी लेखन में। कविता में भी तो उन्होंने ऐसा किया। बहुत सारी महत्वपूर्ण कविताएं उनकी आजादी के पहले लिखी गई। देश की दुर्दशा का बहुत बेबाक चित्रण करते हैं। जनता की हालत जैसी तब थी अब भी वैसी ही है। उन कविताओं को पढ़ते हुए लगता है सरकारें बदली, गोरी चमड़ी वालों की जगह काली चमड़ी वाले आए, जनता अभी भी वैसी ही। कविता उनकी 1945 में लिखी गई थी। लो जनता की बेकारी पर पहला वार हमारा है। दुनिया भर के मजदूरों का मजबूत हुआ अब एका, दुनिया भर के मजदूरों का मजबूत हुआ है अब एका। कुछ ही दिन को है जनता पर थैली शाहों का ठेका। अब 2.5 लाख मजदूरों की छटनी का हुक्म सुनाया है। हिंदुस्तानी मजदूरों पर यह पहला दाव चलाया है। इस तेजी से बेकार बने हम दर दर की ठोकर खाएं। यह हुक्म दिया है जालिम ने हम बेघर बेबस मर जाएं। यह वार करेगा जनता पर जिसने मजदूरों को मारा। हर पेशे में बेकारी का दिन रात बजेगा नक्कारा। ये सदियों के सोए हुए जाग उठे। ये जो उनका कविता संकलन है उसमें संकलित की गई है। और पढ़ते हुए लगता है कि अभी भी तो मजदूरों की स्थिति वही है, जो अनरजिस्टर्ड मजदूर हैं जिनकी हालत हमने देखी। हजारों हजारों मजदूर सड़कों पर चलते हुए कुचल कर मारे। हजारों मजदूर सड़कों पर जा रहे थे, उनमें से कई कुचल करके मारे गए। वो बेरोजगार हुए। फिर से उनको रोजगार मिलने का कोई आश्वासन भी नहीं था। आश्वासन दिया तक भी नहीं गया। यह भी तो हमने ही देखा, हाल में ही देखा। कविताएं रामविलास शर्मा की हमारे साथ चली आ रही है। आजादी के समय ये एन 15 अगस्त 1947 के दिन उन्होंने कविता लिखी थी। इसी दिन शायद फैज अहमद फैज ने भी अपनी लंबी नज्म लिखी जो बहुत अच्छी है। ये दाग दाग उजाला, ये जो उनकी नज्म है, उस नज्म की याद आ जाती है। इस कविता को जब हम पढ़ते हैं रामविलास शर्मा की, यह भी 15 अगस्त 1947 के दिन लिखी है। किरण फूटती है सहर हो रही है, अमावस की काली घटा रो रही है। समंदर के ऊपर लहर सो रही है, किसी की हुकूमत खत्म हो रही है। गुलामी की आखिर कड़ी टूटती है, घने बादलों से किरण फूटती है। इसके ठीक 1 साल बाद मोहभंग की कविताएं भी रामविलास शर्मा ने लिखी। वो झूला झूलें जवाहरलाल, इस शीर्षक कविता उन्होंने लिखी। ये जवाहरलाल नेहरू पर ही कविता नहीं है, ये सत्ता पर कुर्सी पर जो लोग नेता बैठे हुए हैं उन सब पर कविता है, और आज के नेताओं पर भी उसी तरह से लागू होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई है जवाहरलाल की, उस पर मत जाइए, क्योंकि रामविलास शर्मा ही यह कहते हैं कि आज के नेता भी यही सब कर रहे हैं। ताली दे दे हाथ मिलावें साथी सरमाएदार, इनके पिया परदेस बसत हैं डॉलर भेजे उधार। हो झूला झूलें जवाहरलाल, ये तो कुछ ठुमरी और दादरा टाइप के उसमें बढ़िया गाई जाने वाली रचना है, लोकगीत की तरह है। रामविलास शर्मा की कविताएं कविताएं हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि कला नहीं है इनमें, उन पर अच्छी कविता वे लिखते हैं। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, इस दुनिया की कौन कहे भवसागर में कौन बहे।
कि सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से उनकी 1943 में लिखी हुई कविता है। मैंने कवि शीर्षक जो उनकी लंबी कविता है, उसकी चर्चा की थी। उसकी कुछ पंक्तियां और पढ़ कर के मैं इस बात को समाप्त करूंगा। जो गरिमा है कवि की और निराला की, उसको जिस रूप में निभाया गया है इस कविता में, वह भी प्रशंसनीय है। कवि कविता में कहते हैं रामविलास शर्मा, वह सहज विलंबित मंथर गति जिसको निहार, गजराज लाज से राह छोड़ दे एक बार, काले लहराते बाल देव सा तन विशाल, आर्यों का गर्वोन्नत प्रशस्त अविनीत भाल, झंकृत करती थी जिसकी वाणी में अमोल, शारदा सरस वीणा के सार्थक सधे बोल। कुछ काम न आया वह कवित्व आर्यत्व आज, न संध्या की वेला उपस्थित, संध्या की वेला शिथिल हो गए सभी साज, अब वन्य जंतुओं का पथ में रोदन कराल, एकाकीपन के साथी हैं केवल श्रगाल। अब कहाँ यक्ष से कवि कुल गुरु का ठाट बाट, अर्पित है कवि चरणों में किसका राजपाट, उन स्वर्ण खचित प्रासादों में किसका विलास, कवि के अंतःपुर में किस श्यामा का निवास। पैरों में कठिन बिवाई कटती नहीं डगर, आंखों में आंसू दुख से खुलते नहीं अधर, खो गया कहीं सूने नभ में वह अरुण राग, दूसर संध्या में कवि उदास है वीत राग। इस प्रकार से यह कविता चलती है। यह विषाद की कविता है और प्रश्न भी उठाती है, झकझोर भी देती है हमको। अज्ञान निशा का बीत चुका है अंधकार, खिल उठा गगन में अरुण ज्योति का सहस्रार, किरणों ने नभ में जीवन के लिख दिए लेख, गाते हैं वन के विहग ज्योति का गीत एक, फिर क्यों पथ में यह संध्या की छाया उदास, क्यों सहस्रार का मुरझाया नभ में प्रकाश, किरणों ने पहनाया था किसको मुकुट एक, माथे पर कहीं लिखे हैं दुख के अमिट लेख। यह उतार चढ़ाव जीवन का और कवि के जीवन की विडंबनाएं इस कविता में जिस प्रकार से उभरती हैं, अपने आप में यह महाकाव्यात्मक कविता है, लंबी कविता है। सिलहार शीर्षक एक कविता रामविलास शर्मा की है। उसकी चर्चा तो मैंने की थी जब मैंने शिलोंच पर वक्तव्य दिया, और वह महाभारत में जो शिलोंच का वर्णन है उस पर ही मुझे बात करना थी। शिलोंच वृत्ति मुनियों की एक वृत्ति मानी गई हमारे यहाँ, और ऐसे मुनि हुआ करते थे जो खेत में छूट गए अनाज, सारा सारी फसल कट जाने के बाद खेत जब छोड़कर चले गए हैं किसान, तब जो दाने बिखरे रह गए हैं उनको बीन करके और जीवन अपना चलाने वाले मुनि हुआ करते थे। जो बिखरा रह गया अनाज जो छोड़ दिया गया है हलवाहों के द्वारा, किसानों के द्वारा, फसल काट करके ले जाने वालों के द्वारा, उसको शिलोंच कहते हैं। ऊंच उसको बीनना, उसको शिलोंच वृत्ति कहते हैं। और शिलोंच से ही शीला सीला बीनना यह शब्द भाषाओं में चला आ रहा है। जो लोग सीला बीन करके जीविका चलाते हैं उनको सिलहार कहा गया, उस पर कविता है। यह गांव का पूरा परिवेश है, खेत खलिहान है, सुंदर है, प्रकृति है। चमार सीला बीन रहे हैं, यह कहते हैं। पूरी हुई कटाई अब खलिहान में, पीपल के नीचे है राशि सुची हुई, दानों भरी पकी बालों वाले बड़े फूलों पर फूलों के दाने आरंभ हैं। ये सब लोग भाषा के शब्द आते हैं। आरंभ शब्द आता है। बिगही बरहे दिख पड़े अब खेत में, छोटे छोटे ठूंठ ही रह गए अभी दोपहरी में, पर जब आकाश को चांदी सा पात किए है तप रहा, छोटा सा सूरज सिर पर बैसाख का, काले धब्बों से बिखरे हुए खेत में, फटे अंगोछों में बच्चे भी साथ ले, ध्यान लगा सीला चमार है, ध्यान लगा सीला चमार हैं बीनते, खेत कटाई की मजदूरी इन्हीं ने, जोता बोया सींचा भी था खेत को इन्हीं ने। ये कविता है और स्वभोक्ति अलंकार है।
जाति अलंकार भी हमारे आचार्यों ने इसको कहा है। स्वक्रिया रूप वर्णन जहाँ होता है, वस्तु स्वरूप वर्णन जहाँ होता है, वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार अलंकार होता है। यह भी इस तरह की भी कविताएं रामविलास शर्मा ने लिखी। और दूसरी ओर, नहीं मृत्यु की अमानिशाति सराप हर है, नीड़ों में खगकुल गाता है नई प्रभाती, निकट आ रही है क्रमशः प्रभात की वेला, बुझ जाएगी पीत चांदनी अस्थिर आभा, हरी धूप पर किरणों से मोती चमकेंगे। इस भाषा में भी उन्होंने कविताएं लिखी। जो छंद है उस पर निराला का भी संस्कार है। कुल मिलाकर के आचार्य के रूप में रामविलास शर्मा का अवदान स्मरणीय है। पर कविता के रूप में जो वैविध्य है उनकी कविता में, किसान कवि और उसका पुत्र, यह कविता भी वे लिखते हैं, कवि कविता भी वे लिखते हैं। और यह जो सिलहार कविता, ये भी लिखते हैं। दिवा स्वप्न जैसी कविताएं भी वे लिखते हैं, जिसमें वर्षा से धुलकर निखर उठा नीला नीला, फिर हरे भरे खेतों पर छाया आसमान, उजली कुंवार की धूप अकेली पड़ी हार में, लौटे इस बेला सब अपने घर किसान, पागुर करती छाही में कुछ गंभीर अध खुली आंखों से बैठी गायें करती विचार। इस तरह से सूनेपन का मधुगीत आम की डाली में गाती जाती मिलकर ममाखियां लगातार। यह संपन्न शब्दावली रामविलास शर्मा ने हिंदी कविता को दी। इन शब्दों के साथ बहुत संक्षिप्त सी झलक मात्र दिखाने वाली अपनी इस चर्चा को, जो रामविलास शर्मा के कवि कर्म को लेकर मैं कर सका, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपने यदि सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह सुनते रहें, मेरे इस चैनल को प्रोत्साहित करते रहें। आपने सुना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।